नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल धरती करंट अफेयर्स के एक और नए वीडियो में, जो 13 अप्रैल से 19 अप्रैल की घटनाओं का संग्रह होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का अपना वीडियो, जिसका पहला सेगमेंट, पहला खंड है राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और जिसका पहला जो न्यूज़ है वो है कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन अर्थात DRDO ने MK2A, ये नाम याद रखिएगा, MK2A जो क्या है, तो एक लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन है। इस सिस्टम का सफल परीक्षण की घोषणा की है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका कार्य है मिसाइल्स, ड्रोन्स और छोटे प्रोजेक्टाइल्स को निष्क्रिय करना, नष्ट करना। और यह परीक्षण किया कहाँ गया है, तो ये परीक्षण आंध्र प्रदेश के कुर्नूल स्थित नेशनल ओपन रेंज में किया गया है। और इस परीक्षण के बाद भारत जो है पूरे विश्व में ऐसा चौथा देश बन गया है जिसके पास इस तरह का एनर्जी वेपन सिस्टम है, लेज़र डायरेक्टेड एनर्जी वेपन सिस्टम है। और इसमें पहले से जो शामिल देश हैं इस एलिट क्लब में, उसमें अमेरिका है, चीन है और रूस है। अब थोड़ा सा इस सिस्टम के बारे में हम लोग जान लेंगे कि क्या है ये। तो इसे DRDO की हैदराबाद स्थित संस्था सेंटर फॉर हाई एनर्जी सिस्टम्स एंड साइंसेज अर्थात चेस ने स्वदेशी रूप से विकसित किया है। और कार्यप्रणाली क्या है, तो इसके रडार द्वारा जब एक बार लक्ष्य का पता लगा लिया जाता है, तो यह सिस्टम उस लक्ष्य को निष्क्रिय करने के लिए तीव्र ऊर्जा युक्त 30 किलोवाट का लेज़र बीम छोड़ता है, जिससे सामने से आती वस्तु नष्ट हो जाती है। इसे हम लोग इमेज के माध्यम से समझेंगे। इसमें इस संदर्भ में मैंने 2 इमेज यहाँ पे लगाए हैं, जिसमें ऊपर वाला इमेज जो है, जो कि इस घटना से संबंधित, इस परीक्षण से संबंधित जो रियल इमेज होना चाहिए वो ऊपर वाला है, और नीचे वाला इमेज मैंने सिर्फ संदर्भ के लिए लगाया है, जिसमें आप देख सकते हैं कि फ्रॉम एयर टू सरफेस आती हुई किसी मिसाइल या किसी ऑब्जेक्ट को नीचे से गाइडेड लेज़र बीम द्वारा नष्ट किया जा रहा है। तो ये इसी तरह का परीक्षण हमने किया है। अब थोड़ा सा DRDO के बारे में जान लेते हैं, चूँकि ये कार्य जो है DRDO के द्वारा किया गया है। तो DRDO क्या है, तो यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत काम करने वाला एक प्रमुख संगठन है, जो रक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास का कार्य करता है। ध्यान रखिएगा, अनुसंधान और विकास दोनों का कार्य है। और इसका स्थापना 1958 में किया गया था, जिसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। और इसका मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य जो है, आवश्यक सैन्य प्रौद्योगिकियों में आत्मनिर्भरता पैदा करना है। यानी कि भारत के संदर्भ में जो आप जानते होंगे, जितने भी जो वेपन सिस्टम डेवलप किए जाते हैं, उन सभी को डेवलप करने में DRDO का एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है। अब हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे, जो है कि केरल, ध्यान रखिएगा, केरल संपूर्ण डिजिटल साक्षरता। अब संपूर्ण डिजिटल साक्षरता या डिजिटल साक्षरता क्या है, ये हम लोग नीचे देखेंगे, लेकिन पहले ध्यान रखेंगे कि भारत का ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने संपूर्ण डिजिटल साक्षरता हासिल किया है, और वो राज्य कौन सा है, केरल है। DG केरल पहल के तहत 21 लाख से अधिक डिजिटल रूप से निरक्षर लोगों को प्रशिक्षित किया गया है। और इसमें क्या क्या सिखाया गया है लोगों को, तो जैसे डिजिटल साक्षरता के अंतर्गत, तो जैसे लाभार्थियों को वॉइस कॉल करना, वीडियो कॉल करना, व्हाट्सएप का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, या सरकारी सेवाओं तक पहुंच बनाना, जिसमें जैसे कि इंटरनेट बैंकिंग वगैरह का इस्तेमाल करना, या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को कैसे यूज़ किया जाए, कैसे उसको संचालित किया जाए, कैसे ऑपरेट किया जाए, इन सब चीज़ों को डिजिटल लिटरेसी के तहत ये उन लोगों को सिखाया गया है। और ऐसा कार्य करने वाला भारत जो है, भारत का पहला राज्य केरल बन गया है। अब हम लोग अगले न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं, जो है सारस MK2 के बारे में। अब देखेंगे कि सारस MK2 आखिर है क्या। तो सारस जो है, सारस MK2 एक हल्का परिवहन विमान है, जो कि इस श्रेणी में पहला भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। ध्यान रखेंगे क्या है, तो एक हल्का परिवहन विमान है। और ये क्या है, तो 19 सीटों वाला एक बहुउद्देशीय बोले तो ज़रूरत पड़ने पर आपातकालीन स्थिति में इससे अन्य तरह की सेवाएं भी ले जा सकती है, जैसे यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में, या यात्रियों को किसी तरह का आपातकालीन सहायता पहुंचाने में। और इसे किसके द्वारा डेवलप किया गया है, तो इसे वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद अर्थात CSIR के सहयोग से राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला, जो कि बेंगलुरु में है, उसके द्वारा विकसित किया गया है। इस कड़ी में अगला न्यूज़ है कि 2009 को तत्कालीन सरकार के गृह मंत्रालय द्वारा सभी राज्यों को जारी आदेश अर्थात एडवाइजरी के अनुसार देश भर में महिलाओं का पुलिस विभाग में प्रतिनिधित्व के लिए राष्ट्रीय मानदंड 33% करना था। इस न्यूज़ को थोड़ा ध्यान से समझिएगा कि 2009 की तत्कालीन सरकार, जो कि UPA गवर्नमेंट थी, उस समय हमारे देश के प्रधानमंत्री थे माननीय मनमोहन सिंह जी सॉरी। तो
उस सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा एक एडवाइजरी जारी किया गया था, जिसके तहत ये कहा गया था कि सभी राज्य जो हैं अपने अपने अंतर्गत आने वाली जो पुलिस सेवाएं हैं उनमें महिलाओं का प्रतिनिधित्व जो है उसको बढ़ाकर 33% तक करें। जिसका लक्ष्य क्या था, तो लक्ष्य था आगामी 5 वर्षों में अर्थात 2009 से 2014 में महिलाओं की पुलिस विभाग में नियुक्ति से इस मानदंड को पूरा करना था। लेकिन अगर जहाँ तक 2025 की बात करते हैं तो 2025 में भारत में सिर्फ 2 ऐसे राज्य हैं जो इस मानदंड को पूरा करने के करीब जाते हुए दिखाई देते हैं। और वो 2 राज्य कौन से हैं, तो उसमें सबसे पहले तो बिहार है, जिसमें लगभग 25% महिलाओं की भागीदारी है पुलिस विभाग में प्रतिनिधित्व में। और बिहार के बाद दूसरे स्थान पर है आंध्र प्रदेश। तो इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है, हाल ही में पट्टे द आंचू साड़ियों को जीआई टैग मिला है, ये किस राज्य से संबंधित है, तो ध्यान रखिएगा ये कर्नाटक से संबंधित है, पट्टे द आंचू। अगला न्यूज़ है कि महाराष्ट्र सरकार और रूस की रोसाटॉम कंपनी के बीच थोरियम आधारित स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए एक समझौता हुआ है। ध्यान रखिएगा, ये इसलिए ध्यान में रखा जाना जरूरी है क्योंकि ये भारत का पहला थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होगा। अब स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर क्या है वो हम लोग देखेंगे, लेकिन पहले हम लोग इसका जो न्यूज़ है उसके हेडलाइन को देखेंगे कि महाराष्ट्र सरकार भारत के अंतर्गत पहला ऐसा राज्य बन गया है जो कि रूस की रोसाटॉम कंपनी के साथ थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर बनाने के लिए एक समझौता किया है। अब थोड़ा सा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होते क्या हैं इसके बारे में देख लेते हैं। तो ये छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं, जो हमारे पारंपरिक परमाणु रिएक्टर्स हैं उनके अपेक्षाकृत ये काफ़ी छोटे परमाणु रिएक्टर होते हैं जो प्रति यूनिट 10 से 300 मेगावाट विद्युत उत्पादन करते हैं। छोटे परमाणु रिएक्टर यानी कि ये परमाणु विखंडन के सिद्धांत पर कार्य करते हैं और ये पारंपरिक रिएक्टरों की तुलना में काफ़ी छोटे होते हैं, जिससे निर्माण और परिचालन यानी कि इसके निर्माण से लेके ऑपरेशंस तक का जो कॉस्ट आता है वो काफ़ी कम होता है, यानी कि इनपुट कॉस्ट जो होता है वो काफ़ी कम हो जाता है, लागत काफ़ी कम हो जाता है। कम परमाणु अपशिष्ट उत्पन्न करते हैं, यानी कि बड़े पारंपरिक रिएक्टर की तुलना में ये कम परमाणु अपशिष्ट भी उत्पन्न करते हैं और इनका कार्बन फुटप्रिंट भी जो होता है वो भी काफ़ी कम होता है। और ये इस तरह के मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो हमारा लक्ष्य है भारत का कि वर्ष 2070 तक भारत को जो एक लक्ष्य प्राप्त करना है नेट जीरो का, उसे हासिल करने में ये योगदान दे सकते हैं। इस कड़ी का अगला न्यूज़ है, भारत न्याय रिपोर्ट का चौथा संस्करण 2025 का। ध्यान रखिएगा, ये भारत न्याय रिपोर्ट का चौथा संस्करण है और इसे किसके द्वारा जारी किया जाता है प्रत्येक वर्ष, तो ये टाटा ट्रस्ट के द्वारा जारी किया जाता है। और इस रिपोर्ट में 4 स्तंभों को यानी कि 4 मानदंडों को, पैरामीटर्स को शामिल किया गया है, जो क्या क्या है, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता तथा मानवाधिकार आयोग। ये 4 बिंदु हैं जिसके क्या है, पुलिस, न्यायपालिका, जेल और कानूनी सहायता तथा मानवाधिकार आयोग। अब इस संस्करण से संबंधित जो प्रमुख बिंदु हैं, प्रमुख तथ्य हैं, उनको हम ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा उनके बारे में देख लेते हैं। 2025 रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएं, तो ओवरऑल दृष्टिकोण से देखा जाए यानी चारों मापदंडों के आधार पे तो कर्नाटक समग्र रूप से शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य है और अपने बिहार का स्थान इसमें 13वां है। और तमिलनाडु जो है जेल प्रबंधन में शीर्ष प्रदर्शनकर्ता राज्य है। अब इस बारी बारी से देखते जाते हैं कि सबसे पहले पुलिस, जब पुलिस की बात आती है तो 28% पुलिस अधिकारियों की इस समय कमी है और प्रति लाख पर 120 पुलिस है, जबकि वैश्विक मानक प्रति लाख पर 222 पुलिस का है, यानी कि अभी भी हम लोग प्रति लाख पर 102 पुलिस की कमी से जूझ रहे हैं। महिलाओं का प्रतिनिधित्व का अगर बात करते हैं पुलिस में, तो राष्ट्रीय स्तर पर वरिष्ठ पदों पर केवल 8% ही महिला अधिकारी है। तो ये कुछ स्टैटिक डेटा हैं जिनको ध्यान रखिएगा, क्योंकि
ये रिपोर्ट काफ़ी बृहद है, काफ़ी बड़ा है, तो इससे बहुत सारे सवाल बनाए जा सकते हैं, बहुत सारे सवाल पूछे जा सकते हैं और इन बिंदुओं को आप मेंस में इनपुट के तौर पर भी डालने का काम कर सकते हैं जब आप आंसर राइटिंग करेंगे। तो इसलिए इनको ध्यान में रखा जाना जरूरी है। और अगला बिंदु है इसमें कि किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश पुलिस बल में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा, किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में महिलाओं के लिए आरक्षित कोटा पूरा नहीं है। जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि केंद्र सरकार ने 2009 में पुलिस बल में 33% महिलाओं के साथ राष्ट्रीय मानक का सुझाव दिया था, लेकिन हम लोग अभी भी इस लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाए हैं। अब जहाँ तक इसमें सर्वाधिक अगर राज्य कोई इस लक्ष्य के करीब जाता हुआ दिख रहा है तो उसमें बिहार पहले स्थान पे है। अब पुलिस के बाद न्यायपालिका का बात कर लेते हैं। तो प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 15 न्यायाधीश हैं, जबकि विधि आयोग की सिफारिश के अनुसार यह अनुपात 50 न्यायाधीश प्रति 10 लाख जनसंख्या पर होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, अभी वर्तमान में जो स्थिति है वो 10 लाख जनसंख्या पर 15 न्यायाधीश हैं, जबकि प्रति 10 लाख पे 50 न्यायाधीश होना चाहिए, ऐसा विधि आयोग का सुझाव है। इसमें निचली अदालतों में महिला न्यायाधीशों की संख्या जो है 38% है, जबकि हाई कोर्ट्स में यह संख्या केवल 14% है। यहाँ पर निचली अदालतों का मतलब है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स होते हैं उनका बात किया जा रहा है कि उनमें महिला न्यायाधीशों की संख्या 38% है, जबकि हाई कोर्ट्स में यह संख्या केवल 14% है। और उच्च न्यायालयों में 33% और जिला न्यायालयों में 21% रिक्तियाँ हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। और जहाँ तक वंचित वर्ग का बात है तो केवल कर्नाटका ही जो है एक ऐसा राज्य है जहाँ के न्यायपालिका में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी के तीनों कोटा को ये पूरा करता है। यानी कि कर्नाटक के जितने भी जो न्यायपालिका हैं निचले तबके से लेकर ऊपरी तबके तक अगर जाएँ तो यानी कि निचली अदालतों से लेकर हाई कोर्ट तक, तो सिर्फ कर्नाटक एक ऐसा राज्य है जो SC और ST और OBC के कोटा को पूरा करता है। अब थोड़ा सा हम लोग कारागार की जो स्थिति है उसके बारे में देख लेते हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जेल स्टाफ जो है उनके 30% पद जो हैं रिक्त हैं और कारागारों में कैदियों की संख्या क्षमता से बढ़कर 131% हो गई है, जिनमें विचाराधीन कैदियों की हिस्सेदारी 76% है। तो इस बिंदु को भी ध्यान में रखिएगा। अगला तथ्य है कि विधिक सहायता अर्थात जो कानूनी सहायता होता है, विधिक सहायता पर प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष मात्र 6 रुपये व्यय किया जा रहा है और न्यायपालिका पर कुल व्यय 182 रुपये प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है तथा कोई भी राज्य न्यायपालिका पर अपने बजट का 1% से अधिक आवंटित नहीं करता है। तो इन बिंदुओं को भी ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, जो है देश के पहले हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो कि मुंबई से अहमदाबाद के लिए प्रस्तावित है। ध्यान रखिएगा, इस कॉरिडोर के लिए जापान ने शिंकनसेन श्रृंखला की 2 बुलेट ट्रेन जो है मुफ्त में देने का प्रस्ताव दिया है। तो ध्यान रखिएगा कि शिंकनसेन बुलेट ट्रेन जो है वो कहाँ से संबंधित है, तो जापान से संबंधित है और जापान ने ऐसी 2 बुलेट ट्रेन्स ऑफर किया है भारत को, जो कि जिसका कि संबंध कहाँ होगा, जो किस रूट पर चलाई जाएंगी, तो वो मुंबई से अहमदाबाद जो प्रस्तावित हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है, जो कि देश का पहला ऐसा रेल कॉरिडोर होगा, उस रूट पर चलाने के लिए ये प्रस्ताव ऑफर किया गया है। अगला न्यूज है इसमें कि भगवत गीता और नाट्यशास्त्र की पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। तो ये 2 नाम याद रखिएगा कि भगवत गीता और नाट्यशास्त्र, और इसको इन पांडुलिपियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है। और इस तरह से इस रजिस्टर में अब भारत की तरफ से कुल 14 प्रविष्टियाँ शामिल हो गई है। यानी कि इन 2 प्रविष्टियों को लेकर के ये जो 2 पांडुलिपियों को शामिल किया गया है, इसको लेकर के अब 14 प्रविष्टियाँ कुल शामिल हो गई हैं। और पिछले वर्ष जहाँ तक बात किया जाए तो 2024 में इस रजिस्टर में 3 कृतियों को भारत की तरफ से शामिल किया गया था, जिसमें रामचरितमानस था, पंचतंत्र था और सहृदय लोक स्थान था। अथवा यूनेस्को का मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम देख लेते हैं।
तो इसे यूनेस्को ने इसे 1992 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य विश्व की मूल्यवान दस्तावेजी विरासत को संरक्षित करना और उसे सार्वभौमिक रूप से सुलभ बनाना है। यह मानव सभ्यता को प्रभावित करने वाली दस्तावेजी विरासत को मान्यता देता है, चूँकि ये हमारे जो धरोहर हैं वो हजारों वर्षों से चले आ रहे हैं, जिसने हमारे समाज को रचने में, गढ़ने में व्यापक तौर से अपना योगदान दिया है। तो इसीलिए ये काफ़ी अहम दस्तावेज हैं, काफ़ी अहम हमारे सांस्कृतिक धरोहर हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इसका उद्देश्य ऐतिहासिक ग्रंथों, पांडुलिपियों और अभिलेखागार को संरक्षित करना तथा उन तक पहुंच को बढ़ावा देना है। इस कड़ी का अगला न्यूज़ है बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्कों के आधार सत्यापन में बेहतरीन काम के लिए या आधार सेवाओं को मजबूत करने के लिए UIDAI द्वारा मेघालय को 2 पुरस्कार प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा कि UIDAI, जिसके द्वारा हम लोग नीचे पढ़ेंगे कि UIDAI, जिसके द्वारा कि 12 अंकों का एक जो आधार नंबर है वो जारी किया जाता है, आधार संख्या जारी किया जाता है। उसके द्वारा मेघालय को इस वर्ष 2 पुरस्कार प्रदान किए गए हैं। और वो किस कार्य के लिए? तो बच्चों के बायोमेट्रिक अपडेट और वयस्कों के आधार सत्यापन में बेहतरीन काम के लिए, या कह सकते हैं आधार सेवाओं को मजबूत करने के लिए। अब थोड़ा सा देख लेते हैं बायोमेट्रिक्स क्या है। तो एक ऐसा विज्ञान है, एक ऐसा विज्ञान और प्रौद्योगिकी है जिसके अंतर्गत जैविक लक्षणों जैसे कि उंगलियों के निशान, चेहरे की पहचान या आवाज़ का उपयोग करके किसी व्यक्ति के पहचान को प्रमाणित किया जाता है। इसे बायोमेट्रिक्स कहा जाता है। और UIDAI, जिसको कि यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया जिसका फुल फॉर्म है, तो क्या है? तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स और IT मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है। और इसका काम क्या है? तो ये बायोमेट्रिक और जनसांख्यिकी डेटा के आधार पर 12 अंकों की आधार संख्या जारी करता है। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि तकनीकी शिक्षा के विविध विषयों में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने के लिए, ध्यान रखिएगा, तो तकनीकी शिक्षा के विविध विषयों में यानी तकनीकी शिक्षा में AI को शामिल करने के लिए अभी हाल ही में AICTE अर्थात अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा किसकी अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है? तो वो आनंद देशपांडे जी की अध्यक्षता में एक कमेटी का गठन किया गया है, जिसका उद्देश्य क्या है? तो तकनीकी शिक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को शामिल करने से संबंधित विषयों पर काम करना और इसे किस तरह से शामिल किया जाए भविष्य में, उस पर महत्वपूर्ण शोध करना। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद क्या है? तो ये एक वैधानिक निकाय है तथा भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के अधीन तकनीकी शिक्षा के लिए एक राष्ट्रीय स्तर की परिषद है और इसकी स्थापना 1945 में राष्ट्रीय स्तर की शीर्ष सलाहकार संस्था के रूप में की गई थी। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने केंद्र राज्य संबंधों के पुनर्मूल्यांकन के लिए, ध्यान रखिएगा कि केंद्र राज्य संबंधियों के पुनर्मूल्यांकन के लिए न्यायमूर्ति कुरियन जोसेफ की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति की घोषणा की है। और इस समिति का कार्य क्या है? तो केंद्र राज्य संबंधों का पुनर्मूल्यांकन करना। और ये किसके द्वारा किया गया है? तो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन के द्वारा। और केंद्र राज्य संबंधियों पर अतीत में गठित जो कुछ प्रमुख समितियां हैं, उनमें जो पहली समिति जो गठित की गई थी वो राजमन्नार समिति थी, जिसे 1969 में गठित किया गया था। इसमें दूसरा सरकारी आयोग थी जिसे 1983 में गठित किया गया था। और इसी तरह से एक और पुंछी आयोग भी थी, तो इनको भी ध्यान में रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस, ध्यान रखिएगा, ये अपनी तरह का पहला न्यूज़ है, जो कि भारत का ऐसा पहला न्यूज़ है कि महाराष्ट्र में पंचवटी एक्सप्रेस की AC कोच में देश का पहला ऑटोमेटेड टेलर मशीन, जिसे हम लोग ATM कहते हैं, वो स्थापित किया गया है। यानी ट्रेन में ही ATM को स्थापित कर दिया गया है। अगला न्यूज़ है ऑपरेशन चक्र, जो कि 5वां संस्करण था और इसे CBI द्वारा शुरू किया गया था। यानी CBI द्वारा शुरू किया गया एक पहल है ऑपरेशन चक्र, और ये इसका 5वां संस्करण है। इसका उद्देश्य क्या है? तो साइबर अपराध से निपटना। और पहले में
पूर्व में 4 ऐसे पहल शुरू किए गए थे, 4 ऐसे पहल शुरू किए गए थे जो जिसका क्रम हम लोग देख लेते हैं कि चक्र 1 से लेके 4 तक का। तो चक्र 1 को शुरू किए जाने का उद्देश्य जो था वो OTP धोखाधड़ी से निपटना था। ऑपरेशन चक्र का जो द्वितीय संस्करण था उसका उद्देश्य उस पहल को शुरू करने का उद्देश्य था ऋण ऐप से संबंधित घोटाले के फर्जीवाड़ा से निपटना। जो ऑपरेशन चक्र का तीसरा संस्करण था शुरू किया गया था उसका उद्देश्य था फर्जी नौकरी घोटाला रैकेट से निपटना। और जो ऑपरेशन चक्र का चौथा चरण था उसको शुरू करने का उद्देश्य था फर्जी निवेश योजनाएं जो होती हैं, जो ऑफर की जाती है, उससे निपटना। तो ये ध्यान रखिएगा। और ये 5वां संस्करण है ऑपरेशन चक्र का, जिसका उद्देश्य है साइबर अपराध से निपटना। अब थोड़ा सा CBI के बारे में हम लोग देख लेते हैं। चूँकि ये CBI के द्वारा शुरू किया गया पहल है, तो इसकी स्थापना 1963 में संथानम समिति की सिफारिशों के आधार पर की गई है। जिसकी कानूनी स्थिति की अगर बात कर ले तो ये क्या है, तो CBI एक वैधानिक निकाय नहीं है, लेकिन इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। ध्यान रखिएगा, वैधानिक निकाय नहीं है, अर्थात ये संसद के द्वारा कानून बनाकर गठित की गई कोई निकाय यानी कि कोई बॉडी नहीं है, बल्कि ये क्या है, तो इसे दिल्ली विशेष पुलिस स्थापना अधिनियम 1946 द्वारा अन्वेषण करने की शक्ति प्राप्त है। और इसका कार्य क्या है, तो इसका मुख्य कार्य भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों और गंभीर अपराधों की जांच करना, कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। और यह किसके अंतर्गत कार्य करता है, तो यह भारत सरकार के कार्मिक, पेंशन तथा लोक शिकायत मंत्रालय के कार्मिक विभाग जो प्रधानमंत्री कार्यालय के अंतर्गत आता है के अधीक्षण में कार्य करता है। और जहाँ तक CBI निदेशक की नियुक्ति की बात है, तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 के अनुसार चयन समिति की सिफारिश पर नियुक्ति समिति द्वारा CBI निदेशक की नियुक्ति की जाती है। और ये जो नियुक्ति समिति बनाई जाती है, उस नियुक्ति समिति के लिए जो चयन समिति होता है, उस चयन समिति में प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता और मुख्य न्यायाधीश शामिल होते हैं। ध्यान रखिएगा। कार्यकाल की अगर बात करें तो CBI निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष तथा 2 वर्ष की अवधि पूरी हो जाने के बाद एक एक वर्ष का एक्सटेंशन इन्हें दिया जा सकता है, और ये विस्तार अगले 3 वर्षों के लिए दिया जा सकता है। यानी कि 2 वर्ष और 2 वर्ष पूरा हो जाने के बाद एक एक वर्ष के 3 और कार्यकाल दिए जा सकते हैं। और CBI को अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। चूँकि आपको ऊपर बताया गया है कि ये कोई वैधानिक निकाय नहीं है, अतः इसे किसी भी का अन्वेषण से संबंधित अपने अधिकार क्षेत्र में जांच करने के लिए राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करना आवश्यक है। अब कुछ ऐसे कंडीशंस भी हैं जहां सहमति की आवश्यकता नहीं है। तो क्या क्या है, यदि जांच का निर्देश सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय द्वारा दिया जाता है तो फिर इसे राज्य सरकार से सहमति प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं होती है। या फिर केंद्र शासित प्रदेश जो कि केंद्र सरकार के अधीन होते हैं, जिनका कि स्टेटस राज्यों की तरह नहीं होता है, तो वहाँ उन केंद्र शासित प्रदेशों में भी जांच के लिए CBI को सहमति की आवश्यकता नहीं होती है। तो इन बिंदुओं को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि भारतीय सेना के 821 जवानों को संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। ये नंबर याद रखिएगा, कुल 821 जवानों को और संयुक्त राष्ट्र पदक से सम्मानित किया गया है। और ये सम्मान इन्हें क्यों दिया गया है, तो ये लेबनान में शांति और स्थिरता बनाए रखने के लिए ये पदक उन्हें दिया गया है, ये सम्मान उन्हें दिया गया। और लेबनान क्या है, तो पश्चिम एशिया में भूमध्य सागर के पूर्वी तट पर स्थित एक देश है। और यह पदक उन पीस कीपर्स को दिया जाता है जिन्होंने UN मिशंस में कम से कम 90 दिनों की सेवा दी है। और UN के सुरक्षा परिषद जो होता है, UN का सुरक्षा परिषद यानी सिक्योरिटी काउंसिल द्वारा अलग अलग देशों में शांति मिशंस की मंजूरी दी जाती है, जिसके तहत ये पीस कीपर्स अपनी सेवाएं देते हैं। तो UN की सुरक्षा परिषद द्वारा अलग अलग देशों में जो शांति मिशन की मंजूरी दी जाती है, उन्हीं के अंतर्गत ये पीस कीपर्स अपनी सेवाएं देते हैं। शांति सैनिकों की भर्ती UN खुद नहीं करता है, बल्कि सदस्य देशों से मदद लेता है, क्योंकि UN के पास अपनी कोई अस्थायी सेना नहीं है। तो इस तरह के कार्यों के लिए वो अपने सदस्य देशों पर निर्भर है। अगला न्यूज़ है
IISR सूर्या, जो कि क्या है, जो कि हाल ही में अभी विकसित की गई हल्दी की एक नई किस्म है। ध्यान रखिएगा, IISR सूर्या, जो कि भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान द्वारा हल्दी की एक नई किस्म जो है वो विकसित की गई है। अगला न्यूज़ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा केरल के विजिंजम अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का उद्घाटन किया जाना प्रस्तावित है। अच्छा, चूँकि हम लोग अभी कुछ दिन पीछे चल रहे हैं, तो जब तक ये आपके पास वीडियो पहुंचेगा तब तक इस डेट में, यानी कि अब तक इस अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह का प्रधानमंत्री जी के द्वारा उद्घाटन हो चुका होगा, ठीक है। तो लेकिन इससे संबंधित जो तथ्य हैं वो नहीं बदलेंगे, और वो क्या है कि एक तो कि ये केरल में स्थित एक अंतर्राष्ट्रीय बंदरगाह है, और यह भारत का पहला गहरे जल का ट्रांसशिपमेंट पोर्ट होगा। ध्यान रखिएगा, ट्रांसशिपमेंट पोर्ट के बारे में भी मैंने आपको पहले भी बताया है कि एक वैसा बंदरगाह होता है जहां माल को उतारकर दूसरे जहाज एक जहाज से माल को उतारकर दूसरे जहाज पर लादा जाता है ताकि वह अपने गंतव्य तक पहुंच सके, तो उसे ट्रांसशिपमेंट पोर्ट कहा जाता है। और इस परियोजना का निर्माण जो है अडानी पोर्ट्स एवं SEZ प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। तो इस न्यूज़ को ध्यान रखिएगा, और इसी न्यूज़ के साथ हमारा आज के वीडियो का जो पहला सेगमेंट है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग अपने दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं, जो कि अंतर्राष्ट्रीय महत्व के समसामयिक घटनाक्रम। और इसका हमारा पहला न्यूज़ है कि इजराइल ने मोराग एक्सिस, ध्यान रखिएगा कि इजराइल ने मोराग एक्सिस नाम से विख्यात एक नए सिक्योरिटी कॉरिडोर को अपने अधीन कर लिया है। अब थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं, और इससे संबंधित और भी जो बिंदु होंगे उनको भी ध्यान में रखेंगे कि मोराग एक्सिस, तो यह क्षेत्र खान यूनिस और रफा के बीच स्थित है। अभी हम लोग इमेज के माध्यम से इसे समझेंगे कि खान यूनिस और रफा के बीच स्थित है ये एक्सिस, ये मोराग एक्सिस। और इस सिक्योरिटी कॉरिडोर को अधीन करने के साथ ही जो है रफा जो है बाकी के गजा से कट गया है। और यह मुख्यतः जो है कृषि भूमि है, जो गाजा पट्टी में पूर्व से पश्चिम तक फैली हुई है। और इसी तरह के कुछ और कॉरिडोर हैं जिन पे इजराइल के अधीन है। उसमें क्या क्या है, फिलाडेल्फी कॉरिडोर जो गजा और मिस्र के बीच की स्थित पट्टी है। उसी तरह का एक और कॉरिडोर है नेतजारिम कॉरिडोर, जो गजा पट्टी को बीच से विभाजित करता है और इजराइल की सीमा से लेकर ये सभी कॉरिडोर ये कॉरिडोर जो है इजराइल की सीमा से लेकर भूमध्य सागर तक जाते हैं, इन पर भी इजराइल का अधीन है। तो मोराग एक्सिस के अतिरिक्त दो और कॉरिडोर जो कि फिलाडेल्फी कॉरिडोर है और नेतजारिम कॉरिडोर है, इनको भी ध्यान में रखिएगा। थोड़ा सा इसे न्यूज़ के माध्यम से हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे अगर नीचे में आप देखेंगे तो ऊपर रफ़ा है, रफ़ा के ऊपर खान यूनिस है, और इसी के बीच जो ये है मोराग एक्सिस कॉरिडोर है। अब इजराइल के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, क्योंकि इस न्यूज़ से इजराइल का संबंध है। तो इजराइल मध्य पूर्व में स्थित एक देश है, और मध्य पूर्व को अगर हम लोग भारत के नज़रिए से देखा जाए तो यहाँ मध्य पूर्व को पश्चिम एशिया के नाम से भी जाना जाता है। और यह दक्षिण पूर्व भूमध्य सागर के पूर्वी छोर पर स्थित है। इसके उत्तर में लेबनान हो गया, पूर्व में सीरिया और जॉर्डन, तथा दक्षिण पश्चिम में मिस्र है। तो ये इसके बॉर्डर शेयरिंग नेशंस हैं, और राजधानी यरूशलेम है, और अभी वर्तमान में जो PM है वो बेंजामिन नेतन्याहू है। हाल ही में एक समाचार के अनुसार ऑस्ट्रेलिया की प्रतिनिधि सभा ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है। तो ये नाम याद रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया जो है ऐसा देश बना है जिसने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने का प्रावधान किया है। ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक महाद्वीप है जो ओशिनिया का हिस्सा है और एक देश भी है, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक महाद्वीप भी है और एक देश भी है, जो ओशिनिया का हिस्सा है। राजधानी कैनबरा है और प्रधानमंत्री एंथनी एल्बनीज है, जो अभी हाल ही में दूसरे कार्यकाल के तौर पर इनका प्रधानमंत्री के रूप में ये चुन कर आए हैं।
अगला न्यूज़ है ब्लू ओरिजिन। थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं कि ब्लू ओरिजिन का न्यू शेपर्ड रॉकेट, ये नाम याद रखिएगा, न्यू शेपर्ड रॉकेट अपनी 11वीं मानव उड़ान NS-31 के साथ इतिहास बनाया है, जिसमें सभी महिला चालक दल शामिल थी। और ये ब्लू ओरिजिन क्या है, तो जेफ बेजोस के नेतृत्व वाली एरोस्पेस कंपनी है। और जेफ बेजोस कौन है, तो अमेजॉन के मालिक। यह अब इस मिशन में जो 6 महिलाएं गई थी अंतरिक्ष में, उनमें कौन कौन शामिल हैं, तो आयशा बोवे, अमांडा गुएन, गेल किंग, कैटी पेरी, कैरियन फ्लिन और लॉरेंस सांचेज को 11 मिनट की उड़ान पर पृथ्वी और अंतरिक्ष के बीच काल्पनिक सीमा रेखा, जिसे कि कार्बन रेखा भी कहा जाता है, तो कार्बन रेखा के ऊपर 11 मिनट की उड़ान पर ले जाया गया था। और ये किसके द्वारा, न्यू शेपर्ड रॉकेट के द्वारा। थोड़ा सा कार्बन रेखा के बारे में देख लेते हैं हम लोग। तो जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये क्या है, तो जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है जहाँ समाप्त होता है और जहाँ स्पेस शुरू होता है, तो उन दोनों के बीच की एक रेखा है जिसे हम लोग कार्बन लाइन के नाम से जानते हैं। और ये किस में स्थित है, तो ये थर्मोस्फीयर में स्थित है। यानी कि अगर क्रम से देखते जाएँ तो ट्रोपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर और उसके बाद थर्मोस्फीयर है। तो ये कार्बन लाइन जो है, ये कार्बन लाइन थर्मोस्फीयर में स्थित है। इस बिंदु को ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में IMO अर्थात इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने एक वैश्विक कार्बन टैक्स का प्रस्ताव रखा है, ताकि शिपिंग उद्योग को अधिक पर्यावरण के अनुकूल बनाया जा सके। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं, इस न्यूज़ से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को, कि भारत और 62 अन्य देशों ने अर्थात कुल 63 देशों द्वारा शिपिंग उद्योग पर विश्व का पहला वैश्विक कार्बन टैक्स लगाने के पक्ष में मतदान किया गया है। तो इस तरह का सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि वैसा कौन सा अभी उद्योग है हाल फिलहाल में ही जिस पे वैश्विक स्तर पर सहमति बनी है कार्बन टैक्स लगाए जाने के संदर्भ में, तो वो शिपिंग उद्योग है, जिस पर विश्व का पहला वैश्विक कार्बन टैक्स लगाए जाने के पक्ष में भी मतदान किया गया 63 देशों द्वारा, जिसमें एक मतदानकर्ता अपना देश भारत भी है। अब थोड़ा सा इसके बारे में अन्य तथ्यों को जान लेते हैं कि वैश्विक उत्सर्जन में शिपिंग उद्योग का योगदान जो है 3% है, तथा यह पेरिस समझौते के अंतर्गत नहीं आता है, जिससे यह शुल्क लगाया जाना एक तरह का महत्वपूर्ण कदम है। चूँकि ये पेरिस समझौते से बाहर है, तो इसीलिए इस तरह का इनिशिएटिव, इस तरह का पहल शुरू किए जाने का प्रस्ताव रखा गया है। और यह कर कब से लागू होगा, तो ये 2028 से लागू होगा। और इस संदर्भ में IMO का जो कहना है कि इस टैक्स से 2030 तक शिपिंग उद्योग द्वारा उत्सर्जन में 10% की कमी आ सकती है। अब थोड़ा सा देख लेंगे कि कार्बन टैक्स है क्या, जिसे हम लोग प्रदूषण कर भी कहते हैं। तो कार्बन टैक्स को प्रदूषण कर के रूप में भी जाना जाता है, जो क्या है, तो जीवाश्म ईंधन के उपयोगकर्ताओं के द्वारा। ध्यान रखिएगा, वैसे उपयोगकर्ता जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादन करते हैं वस्तुओं का, तो जिस जीवाश्म ईंधन के उपयोगकर्ताओं को उस नुकसान के लिए भुगतान करने की रणनीति है जो कार्बन डाइऑक्साइड को वायुमंडल में छोड़े जाने पर जलवायु को होने वाले नुकसान के लिए भुगतान करता है। ध्यान रखिएगा कि अगर कोई उद्योग है, अगर कोई इंडस्ट्री है जो जीवाश्म ईंधन का उपयोग करके उत्पादन करती है, तो इसका मतलब है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है एटमॉस्फेयर में, वातावरण में छोड़ रहे हैं। तो ये उन पे लगाया जाने वाला एक कार्बन टैक्स है, एक प्रदूषण कर है। और कार्बन टैक्स का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन हाउस गैसों और कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन को कम करना है। और यह कर जो है प्रति मीट्रिक टन पर लगाया जाता है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब चूंकि इसमें अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन अर्थात IMO का चर्चा किया गया है, तो थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग देख लेंगे कि ये क्या है। तो ये संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो वैश्विक शिपिंग की सुरक्षा और संरक्षा की देखरेख करती है और जहाज़ों से समुद्री प्रदूषण को रोकने के लिए जिम्मेदार है। इसकी स्थापना 1958 में जिनेवा में हुई थी। इसका मुख्यालय लंदन में है और भारत इसमें 1995 में शामिल हुआ था, अर्थात भारत अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन में 1995 में शामिल हुआ था।
अगला न्यूज़ है कि हाल ही में अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के अधिकार वाले रास ईसा बंदरगाह पर हवाई हमले किए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये जगह है जो कि यमन में है, एक पोर्ट है, एक बंदरगाह है जो कि रास ईसा है। तो इससे संबंधित सवाल पूछा जा सकता है, चूँकि ये समसामयिक घटनाओं से है कि रास ईसा बंदरगाह किस देश में स्थित है, जिस पर हाल ही में अभी ने अमेरिका ने हुती विद्रोहियों पर, चूँकि ये हुती विद्रोहियों के अधिकार में है, तो अमेरिका ने हुती विद्रोहियों के मार्फत इस पर हवाई हमले किए थे। और ये बंदरगाह जो है सामरिक रूप से कामरान की खाड़ी में स्थित है, तो इसे भी ध्यान रखिएगा। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि हाल ही के खबरों के अनुसार न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर डे घोषित किया गया है। तो इस बिंदु को भी, इस तथ्य को भी ध्यान में रखिएगा। और इस वर्ष और आने वाले प्रत्येक वर्ष यह दिवस मनाया जाएगा, और ये कहाँ पे, तो अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में। और न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स के द्वारा प्रत्येक वर्ष 14 अप्रैल को डॉक्टर BR अम्बेडकर दिवस मनाए जाने का घोषणा किया गया है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में खबरों के अनुसार वैश्विक स्तर पर जापान ऐसा पहला देश बना है, नाम याद रखिएगा कि जापान ऐसा पहला देश बना है जिसकी जनसंख्या में लगातार 14वें वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। तो इसलिए ये न्यूज़ महत्वपूर्ण था कि इसे आप लोगों के नज़रों में लाया जाए। लगातार 14 वर्ष से जापान की जनसंख्या में गिरावट दर्ज की गई है। अगला न्यूज़ है कि भारत और उज्बेकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास, जिसे दस्तलिक कहा जाता है, तो दस्तलिक का 6ठा संस्करण 2025 में पुणे में आयोजित किया गया। ध्यान रखिएगा, दस्तलिक अभ्यास किनके बीच होता है, तो भारत और उज्बेकिस्तान के बीच, और ये 6ठा संस्करण था जो कि पुणे में आयोजित किया गया था। इसका पहला संस्करण 2019 में उज्बेकिस्तान में आयोजित किया गया था। और ये प्रत्येक वर्ष जगह चेंज होते रहता है, किसी वर्ष उज्बेकिस्तान के किसी शहर में, तो किसी वर्ष भारत के किसी शहर में। और ये क्या है, तो ये एक वार्षिक यानी प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाने वाला अभ्यास है, और ये द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। उद्देश्य क्या है, तो रक्षा सहयोग और आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण को मजबूत करना। इसका अगला न्यूज़ है विश्व धरोहर दिवस। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में देखते हैं कि क्या है। तो विश्व धरोहर दिवस को इसे अंतर्राष्ट्रीय स्मारक एवं स्थल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। और यह यह दिवस जो है प्रत्येक वर्ष 18 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस वर्ष का जो थीम ऑफ 2025 जो है, आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत, आइकोमॉस ये शॉर्ट फॉर्म है इसको हम लोग कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद। तो आपदाओं और संघर्षों से खतरे में विरासत आइकोमॉस की 60 वर्षों की कार्रवाइयों से तैयारी और सीख है। तो ये इसका थीम है 2025 का। और इसका उद्देश्य क्या है, तो जितने भी विश्व भर में सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर हैं, उनके संरक्षण और सुरक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करना या जागरूकता बढ़ाना। तो ध्यान रखिएगा, वैश्विक स्तर पर जितने भी सांस्कृतिक और प्राकृतिक धरोहर हैं, उनके संदर्भ में ये पहल है। और विश्व धरोहर सम्मेलन को 1972 में यूनेस्को के सदस्य देशों के द्वारा अपनाया गया। और जहाँ तक भारत का बात है, तो भारत जो है 1977 में इस कन्वेंशन को औपचारिक रूप से स्वीकार करने वाला देश बना। विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत 1982 में की गई थी और अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद आइकोमॉस द्वारा यानी अंतर्राष्ट्रीय स्मारक और स्थल परिषद द्वारा 1982 में विश्व धरोहर दिवस की शुरुआत की गई थी। और इसके एक वर्ष बाद अर्थात 1983 में यूनेस्को ने इस प्रस्ताव को औपचारिक रूप से मंजूरी दी और यह दिवस वैश्विक स्तर पर मनाया जाने लगा। और जहाँ तक भारत का बात है, तो 2025 तक भारत में कुल 43 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं, जिनमें शामिल हैं 35 सांस्कृतिक स्थल जैसे कि मंदिर हो गए, किले हो गए, गुफाएं हो गई, 7 प्राकृतिक स्थल जैसे राष्ट्रीय उद्यान, जैव विविधता क्षेत्र, 1 मिश्रित स्थल जो कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। तो ध्यान रखिएगा, भारत से कुल 43 ऐसे विश्व धरोहर स्थल हैं जो इसमें शामिल हैं। और भारत के पहले विश्व धरोहरों को जिनमें शामिल किया गया था, इनमें वो थी अजंता की गुफाएं, एलोरा की गुफाएं, आगरा का किला और ताजमहल। और सबसे हाल ही में इसमें क्या जोड़ा गया है भारत की तरफ से, तो मोईदाम्स जो कि असम में अहोम राजवंश की टीला दफन प्रणाली है, जिसे 2024 में इसमें जोड़ा गया था।
तो ये ध्यान रखिएगा। इस तरह से हमारा एक और खंड, एक और सेगमेंट समाप्त होता है। अब हम लोग अगले सेगमेंट की ओर बढ़ेंगे, जो है भारत और विश्व भूगोल, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता, जलवायु परिवर्तन से संबंधित ये महत्वपूर्ण समसामयिक घटनाक्रम है। और इसका पहला न्यूज़ है कि केरल और तमिलनाडु ने, ध्यान रखिएगा, दोनों राज्यों ने सामूहिक प्रयास के द्वारा नीलगिरी तहर, जो कि क्या है, एक भूरे रंग की जंगली बकरी है, या कह सकते हैं ये पहाड़ी बकरी है, कि नीलगिरी तहर के सामूहिक प्रयास द्वारा इसकी गिनती करेंगे। और इस सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, तो इस लुप्त प्राय प्रजाति को बेहतर ढंग से समझना और संरक्षित करना, ताकि उसकी आबादी भी बढ़ सके और ये इकोसिस्टम में चूंकि एक महत्वपूर्ण संकेतक के तौर पर ये होते हैं, तो उसमें ये अपना योगदान दे सकें। अब थोड़ा सा हम लोग नीलगिरी तहर के बारे में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं उन बिंदुओं को, कि नीलगिरी तहर जो है पश्चिमी घाटों की संकटग्रस्त और स्थानिक प्रजाति है। नीलगिरी तहर जो है, जो कि एक पर्वतीय बकरी है, अधिक ऊंचाई के पारिस्थितिकी तंत्र की एक स्वास्थ्य संकेतक प्रजाति है। यानी कि ऊंचाई के जो पारिस्थितिकी तंत्र है उसके स्वास्थ्य के बारे में ये बताती है कि वहाँ का इकोसिस्टम कैसा है, और उनके लिए इनका होना जरूरी है, इनका संरक्षण जरूरी है। अब थोड़ा हम लोग, चूंकि ये पश्चिमी घाट से संबंधित है, तो पश्चिमी घाट के बारे में देखेंगे कि इसे सह्याद्री पहाड़ियों के रूप में भी जाना जाता है। और ये इनका विस्तार जो है देश के 6 राज्यों में है, और वो 6 राज्य कौन कौन से हैं, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गोवा और गुजरात। और ये क्या है, तो भारत के दक्षिण और दक्षिण पश्चिमी समुद्र तट के समानांतर एक 1600 किलोमीटर लंबी पर्वत श्रृंखला है। तो पश्चिमी घाट क्या है, 1600 किलोमीटर लंबी एक पर्वत श्रृंखला है, और इनका विस्तार 6 राज्यों में है। और इस पर्वत श्रृंखला में जो सबसे ऊंची चोटी है वो अनामुडी है, जो कि केरल में स्थित है। और जो प्रायद्वीपीय भारत की 3 प्रमुख नदियां हैं, जिसमें गोदावरी है, कावेरी और कृष्णा है, उनका उद्गम स्थल भी पश्चिमी घाट से ही होता है। तो इन बिंदुओं को, इन तथ्यों को ध्यान में रखिएगा, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगले न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ते हैं कि भी हाल ही में मिजोरम के फावंगपुई राष्ट्रीय उद्यान, ये नाम याद रखिएगा कि ये राष्ट्रीय उद्यान है फावंगपुई, और ये कहाँ स्थित है, तो मिजोरम में, कि कई हिस्सों में लगी आग ने पार्क के कुल क्षेत्रफल का लगभग 9वां हिस्सा प्रभावित किया है। तो इसलिए ये खबरों में रहा था। और ये भारत म्यांमार सीमा के पास दक्षिणी पूर्वी मिजोरम के लोंगतलाई जिले में स्थित है, और इसे ब्लू माउंटेन नेशनल पार्क के भी नाम से जाना जाता है। और फावंगपुई चोटी मिजोरम का सबसे ऊंचा स्थान है और पार्क के भीतर स्थित है। अगला न्यूज़ है कि चीता परियोजना संचालन समिति ने, ध्यान रखिएगा कि चीता परियोजना संचालन समिति ने हाल ही में कूनो राष्ट्रीय उद्यान से कुछ चीतों को गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करने की मंजूरी दी है। यानी कि चीतों को एक राष्ट्रीय उद्यान से हटाकर दूसरे वन्यजीव अभयारण्य में स्थानांतरित करना है। और ये दोनों ही वन्यजीव अभयारण्य कहाँ स्थित है, तो मध्य प्रदेश में है। और ऐसा इसलिए किया जा रहा है ये, कि यह निर्णय मध्य प्रदेश में चीतों के अगले समूह को, चूँकि हम जान रहे हैं कि हम अपने यहाँ चीता जो है उसका, चीतों को किन देशों से लाया गया है, तो केन्या, दक्षिण अफ्रीका और बोत्सवाना के साथ चल रही वार्ता के बीच लिया गया है। यानी कि हम लोग जो अगला जो चीते यहाँ पर मंगाए जाएंगे वो इन देशों से मंगाए जाएंगे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पहले से ही आबादी को जो है हस्तांतरित किया जा रहा है, ताकि कुछ और जगह बन सके, ताकि जो भविष्य में और चीते लाए जाएंगे उन्हें उनका जो है आवासन संभव हो सके। और चीता परियोजना संचालन समिति क्या है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2023 में प्रोजेक्ट चीता की समीक्षा, निगरानी और कार्यान्वयन के लिए चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया था। तो ये ध्यान में रखिएगा कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा 2023 में इस चीता परियोजना संचालन समिति का गठन किया गया था। अब थोड़ा सा और बिंदुओं को भी ध्यान में रख लेते हैं, चूँकि ये 2 राष्ट्रीय उद्यान, एक कूनो राष्ट्रीय उद्यान और एक गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य से संबंधित है। तो कूनो राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश के मुरैना और श्योपुर जिले में विंध्य पहाड़ियों में ये फैला हुआ है, और गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य मध्य प्रदेश के मंदसौर और नीमच जिलों में स्थित है। और यह वन जो है खटियार गिर शुष्क पर्णपाती वन का हिस्सा है। तो थोड़ा इन बिंदुओं पर भी ध्यान रखिएगा। अगला न्यूज है कि माउंट अस्पर ज्वालामुखी,
जो कि हाल ही में फिर से सक्रिय हो गया है। यह किस देश में स्थित है? तो यह अलास्का यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में अलास्का एक क्षेत्र है, वहीं पर ये माउंट स्पर ज्वालामुखी है जो हाल ही में सक्रिय हुआ है। अगला न्यूज़ है कि हाल ही में विलुप्त हो चुके प्राचीन हाथियों की एक प्रजाति, ध्यान रखिएगा, ये हजारों वर्ष पहले पाए जाते थे, उनकी विलुप्त हो गई प्रजाति जिनका नाम क्या है? स्टेगोडॉन गणेश के दुर्लभ जीवाश्म वर्धा पैनगंगा नदी के तट पर मिले हैं। तो ये उन हाथियों के जीवाश्म अभी वर्धा पैनगंगा नदी के तट पर मिले हैं। और ये न्यूज़ इसलिए महत्वपूर्ण है कि यह प्राचीन काल में मौजूद हाथी की एक नस्ल थी। इसे आज के एशियाई हाथियों का पूर्वज माना जाता है, यानी कि आज एशियाई हाथी जो है उनके पूर्वज जो थे स्टेगोडॉन गणेश थे, और उन्हीं का ये दुर्लभ जीवाश्म अभी वर्धा और पैनगंगा नदी के तट पर मिला है। पैनगंगा यह महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में स्थित अजंता पहाड़ियों से निकलकर महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के सीमा पर बहती है और आगे चलकर वर्धा नदी में मिल जाती है। तो इस तरह से हमारा एक और सेगमेंट ख़त्म होता है, और आपका ज़्यादा समय न लेते हुए इस वीडियो का जो बचा हुआ सेगमेंट होगा उसे हम लोग अपने अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर आपको हेल्पफुल लगा हो, तो इसे आप अपने अन्य दोस्तों के साथ या अन्य लोगों के साथ जो कि किसी और अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ शेयर ज़रूर करिएगा। अगर मेरा प्रयास आपको अच्छा लगा होगा तो मेरे उत्साहवर्धन के लिए वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, और कोशिश करिएगा कि बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें, ताकि इससे संबंधित जब मैं अगला वीडियो बनाऊं और उसे अपलोड करूं तो उससे संबंधित नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर कोई आपका सुझाव होगा, अगर आप सलाह देना चाहते हैं मुझे, तो कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप उसे अवश्य दीजिएगा। इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। एक बार फिर से आप सभी को नमस्कार। जय हिंद, वंदे मातरम।